हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, वो भी NCERT बेस्ड। जी हाँ, NCERT जो कि किसी भी प्रकार के एग्जाम्स का एक बेस होता है, एक आधार होता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी लोगों को दे रहा हूँ NCERT बेस्ड नोट्स। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th NCERT का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकेंड है ये, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के बारे में आपने पिछले क्लास में भी जाना, पिछले वीडियो में मैंने किंगडम मोनेरा के बारे में भी बताया हुआ था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ था। तो जो लोग अभी तक ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप लिंक से जाकर के वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा एक ऐसा जगत जिसको R.H. व्हिटकर ने क्लासिफाइड किया। R.H. व्हिटकर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1969 में सभी जीवों को, दुनिया में जितने भी जीव थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्लासिफाइड किया 5 किंगडम में, जिसे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी 5 जगत वाला वर्गीकरण, ऐसा वर्गीकरण जिसमें R.H. व्हिटकर ने सभी जीव जातियों को 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी थे, और सब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि आज हम लोगों को पढ़ना है किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले जानते हैं कि किंगडम मोनेरा होते क्या है। तो किंगडम मोनेरा में ऐसे जीव आते हैं जो पहले तो एक कोष की होते हैं, यानी इनका सेल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल का है, और साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स ऐसे कोशिकाएं जिनमें अगर हम जनरली कहें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, या ऐसे जनरल में हम लोग बोलते हैं तो यह कह सकते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस ना हो, ऐसा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, गोल्गी बॉडी ना हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ना हो, प्लास्टिड्स ना हो, यानी मिला जुला कर की ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से जो विकसित कोशिकांग हैं, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सभी एब्सेंट हो, तो ऐसे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एक कोष की और प्रोकैरियोटिक जीवों को एक किंगडम में रखा गया, नाम दिया गया किंगडम मोनेरा। अब हम लोग बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा को और कितने भागों में डिवाइड किया गया है। किंगडम मोनेरा में जनरली आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, 2 आते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स की। अगर हम लोग बात करें तो इनमें सबसे पहले आते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और दूसरे नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और देखिए, यहाँ पर किंगडम मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया और सेकेंड है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रिमिटिव या आद्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। जी हाँ, आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रिमिटिव और काफ़ी पुराने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, जबकि यूबैक्टीरिया जो होते हैं वह बैक्टीरिया की कैटेगरी के एक डेवलप्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उनकी बनावट, उसका संगठन, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं या रहते हैं। जी हाँ, फिर से ध्यान दीजिए, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है, जिसके कारण ये अनफेवरेबल कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंशिएंट होते हैं, प्राचीन होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, उन्हीं बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया में जनरली आपके मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स
आते हैं। तो आइए कुछ परिचय हम आपको इन तीनों आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी दे लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है वो है मिथेनोजेंस का। मिथेनोजेंस इस तरीके के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन या बायोगैस का निर्माण करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया मिथेनोजेंस कहलाते हैं। ये प्रायः रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जो भी मवेशी या पशु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस हैं, तो इन सब में यानी ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ये जुगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं, इनके इंटेस्टाइन में, इनकी आंत में ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से जब ये एनिमल्स, जो भी काऊ बफेलो हैं, जब ये डंग देते हैं, जब ये गोबर करते हैं, तो उनसे मीथेन गैस जो होती है वह निकलती है। तो ये मिथेनोजेंस जो है वो एक प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है वो है थर्मोएसिडोफाइल्स। यहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स दो शब्द से मिलकर के बना है, एक थर्मो और दूसरा एसिडोफाइल्स। थर्मो जो है, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी कि ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हें हम लोग थर्मो के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो अधिक से अधिक एसिडिक नेचर में भी रह लेते हैं, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया और बना थर्मोएसिडोफाइल्स। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और अत्यधिक अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसे आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे आर्कीबैक्टीरिया की तरफ, जिनका नाम है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो लवणीय क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। यानी ये ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ के पानी में, जहाँ के भूमि में साल्ट यानी कि लवण जो होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस तरीके से आपने जाना कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, आद्य पुराने जमाने के बैक्टीरिया हैं। वो भी इनकी जो सेलवाल है, उसकी बनावट, उनका संगठन, उनकी संरचना इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी जटिल होती है, जिसके कारण ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। और एग्जाम्पल स्वरूप हमने जाना मिथेनोजेंस क्या होते हैं। तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोवाइड करते हैं, और ये जनरली रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, वो ऐसे जगह पर उगते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक, और साथ ही साथ एसिडिक नेचर में ये पाए जाते हैं। यानी जहाँ अम्लीय माध्यम होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल जो आपका था आर्कीबैक्टीरिया का, वो था हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो लवण की अधिकता वाले जगहों पर ग्रो करते हैं, यानी ऐसे जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ के भूमि में या जहाँ के जल में साल्ट यानी लवण की मात्रा अधिक होती है। तो ये थे आपके आर्कीबैक्टीरिया। अब हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो एक कोश की संरचना में हो, साथ ही साथ इनमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज जो होती हैं वो अच्छे ढंग से होती हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन करते हैं। तो इन बैक्टीरिया के बारे में आइए जानते हैं। यू बैक्टीरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया का सबसे पहले अगर हम लोग नेचर की बात करें कि ये जो जीवाणु हैं वो उनका हैबिट क्या है या किस तरीके के होते हैं, तो यू बैक्टीरिया सबसे पहले तो एक कोश की अति सूक्ष्म आद्य जीव होते हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जी हाँ, यूनिसेलुलर यानी इनकी बॉडी में एक सिंगल सेल, एक कोश की होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इन्हें हम लोग कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई। इन्हें हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो ये माइक्रोब्स होते हैं
यूनिसेलुलर होते हैं और प्रिमिटिव एनिमल्स के या ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं हैबिटेट की कि किस हैबिटेट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया जो हैं वो विश्वव्यापी होते हैं। विश्वव्यापी का तात्पर्य यह है कि ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं सभी जगहों पर पाए जाते हैं। सब जगह कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि जहाँ देखेंगे वहाँ आपको बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है। सभी जगहों पर कहने का मतलब ये स्थल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर, एनिमल के बॉडी पर, प्लांट्स बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के ऊपर, यानी बर्फ में, झरनों में, झील में, सभी प्रकार के हैबिटेट्स में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं, रह लेते हैं या रहते हैं। इसी कारण इन्हें हम लोग विश्वव्यापी या सर्वव्यापी हैबिटेट के नाम से बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोगों का क्लासिफिकेशन कि ये जो जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया को उनके बेसिक चीज़ों के आधार पर कई तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जीवाणु जो हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं वो शेप और साइज के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। बैक्टीरिया शेप और साइज के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। और यू बैक्टीरिया में सबसे पहले है शेप के बेस पे। तो शेप यानी आकृति के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका एक बेस होता है कि किस आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि आकृति के आधार पर शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द देयर शेप बैक्टीरिया आर मेनली 4 टाइप्स। 4 तरीके की बैक्टीरिया जो अपने आकृति के आधार पर पाए जाते हैं होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गोलाकार जीवाणु या जिन्हें कोकस भी बोला जाता है, कोकस। दूसरा जो है वो है दंडाकार जीवाणु या इन्हें बैसिलस भी बोला जाता है। तीसरा जो है वो है सर्पिलाकृत जीवाणु और चौथा जो है वो है कामारूपी जीवाणु। तो आकृति के आधार पर ये जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके जानें कि ये जीवाणु किस तरीके के होते हैं। गोलाकार जीवाणु यानी ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं उन्हीं को हम लोग गोलाकार जीवाणु बोलते हैं। और हम कह सकते हैं कि दोज बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन द शेप दैट इज कॉल्ड कोकस आर स्फेरिकल बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो इनका आकार ही गोला हो वो गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया है ये गोलाकार जीवाणु के कैटेगरी में आएगा। अब ये गोलाकार जीवाणु अपनी संख्या के आधार पर अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं या उस तरीके से उनका नामकरण किया जाता है। जैसे ये एक सिंगल बैक्टीरिया है, इसे हम लोग मोनोकोकस का नाम देंगे, मोनोकोकस। चूंकि ये एक जो गोलाकार जीवाणु है वो भी अकेले है, मोनोकोकस, क्योंकि गोलाकार जीवाणुओं को हम लोग कोकस भी बोलते हैं। तो ये मोनोकोकस हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर 2 गोलाकार जीवाणु एक दूसरे के साथ हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस, यानी कि 2 गोलाकार जीवाणु जब एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीवाणु डिप्लोकोकस कहलाते हैं। यही गोलाकार जीवाणु जब एक लॉन्ग चेन के रूप में पाए जाते हैं तब इन्हें हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा कि ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं गोलाकार जीवाणु या कोकस कहलाते हैं। अगर ये गोलाकार जीवाणु संख्या में 1 है तो उन्हें हम लोग मोनोकोकस, संख्या में 2 हैं तो डिप्लोकोकस, और संख्या में अगर एक लॉन्ग चेन के रूप में है तब इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस का नाम देते हैं। इनके अलावा ये जीवाणु अगर 4-4 के समूह में हैं तब इन्हें हम लोग टेट्राड्स बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? टेट्राड्स। जी हाँ, ऐसे जीवाणु जो चार, टेट्रा मीन्स चार जीवाणु एक साथ इस तरीके की संरचना में पाए जाते हैं, तब इन्हें टेट्राड्स का नाम दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई जीवाणु जो हैं वो एक ग्रुप में, एक समूह में अंगूर के गुच्छे की तरह पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को साल्सिनी कहा जाता है, साल्सिनी कहा जाता है। तो आपने देखा कि गोलाकार जीवाणु कैसे होते हैं। गोलाकार जीवाणु जो आकार में ही गोले हों वो गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं। अगर ये आकार में जो गोले जीवाणु हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया, दैट इज द सिंगल इन द नंबर, दैट इज कॉल्ड मोनोकोकस। व्हेन इट इज इन डबल, that is called Diplococcus. When it is in the form of a long chain, that is called Streptococcus. And when 4 bacteria are joined together, that is called tetrads. And more than 4 bacteria are also known as Sarcini. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो गोलाकार जीवाणु हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से गोलाकार जीवाणुओं को कोकस बोला जाता है, उसी तरीके से जो दंडाकार जीवाणु होते हैं उन्हें बैसिलस बोला जाता है। दंड यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर में जो पाए जाते हैं, जो इलांगेटेड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया दंडाकार जीवाणु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो दंड के आकार के हों, छड़ के आकार के हों, लंबे हों, मार्कर की तरह हों, ऐसे बैक्टीरिया दंडाकार जीवाणु या बैसिलस कहलाते हैं। जब ये बैसिलस अकेले फ्री लिविंग होते हैं तब इन्हें हम लोग मोनोकोकस या गोलाकार जीवाणु कोकस बोला जाता है। यहाँ पे इसे हम लोग मोनोबैसिलस या माइक्रोबैसिलस का नाम देंगे। एक बैसिलस जीवाणु जब रहेगा ये कहलाएगा मोनोबैसिलस। यही जीवाणु जब दो जीवाणुओं के साथ यानी दो जीवाणु आपस में एक साथ रहेंगे तब ये डिप्लो, जैसे कि डिप्लोकोकस था उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डिप्लोबैसिलस। कई जीवाणु जो कि दंडाकार हों, लंबे हों, छड़ के आकार के हों, एक साथ जब पाए जाते हैं तब ये बन जाते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो उम्मीद है कि आपको मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस जो हैं इनमें आसान रूप से अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरा जीवाणु है वो होते हैं सर्पिलाकृत जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो लचीले धागे के समान या कह सकते हैं सर्प के समान हो, ऐसे जीवाणु सर्पिलाकृत जीवाणु कहलाते हैं। इनकी बनावट कुछ इस तरीके से होगी, ये लचीले होंगे और इस तरीके से इनकी बॉडी लूज इलांगेटेड एक थ्रेड के रूप में एक धागे की तरह होती है। तो ऐसे जीवाणु सर्पिलाकृत जीवाणु कहलाते हैं। जैसे स्पाइवेलम जीवाणु जो होता है वो आप प्रकार का वह एक सर्पिलाकृत जीवाणु है। इसके अलावा एक लास्ट जो जीवाणु है वो है कामारूपी जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो इंग्लिश के कामा के आकार के होते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में हम लोग कॉमा लगाते हैं उस आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम कामारूपी जीवाणु कहते हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरा। तो इस तरीके से आपने देखा कि शेप यानी कि आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के थे और किस तरीके से उनको क्लासिफाइड किया गया।